हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने शक्ति की बात की थी और आज हम शक्ति के स्रोत के बारे में बात करेंगे और शक्ति का प्रयोग और सीमाएं जो हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। शक्ति का अर्थ स्पष्टता के साथ समझने के लिए उसके स्रोतों का अध्ययन करना आवश्यक है। उसके स्रोत जो हैं वो बिंदुवार हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे इसको सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क समझा दूँ, स्रोत की बात हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जैसे नेपोलियन की शक्ति है, हिटलर की शक्ति है, लेनिन की शक्ति है, गांधी की शक्ति है, तो ये सभी शक्तिशाली तो थे लेकिन इनकी शक्ति के स्रोत जो हैं वो अलग अलग थे। पहला स्रोत जैसे ज्ञान, तो शक्ति का प्रथम स्रोत ज्ञान के रूप में माना जा सकता है। ज्ञान अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रबंधित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान द्वारा व्यक्ति की जो दूसरी विशेषताएं हैं उनको इस प्रकार से संचालित किया जाता है कि वे शक्ति का साधन बन सकें। व्यक्ति का जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, उसकी इच्छा शक्ति है, उसकी सहन शक्ति है, उसकी एक्सप्रेशन पावर है, ये सारे जो तत्व हैं ये शक्ति के दूसरे महत्वपूर्ण आयाम बन जाते हैं। दूसरा स्रोत शक्ति का माना जाता है प्राप्तियाँ यानी कि पोजेशंस। ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत है और जो बाहरी स्रोत के तौर पर माना जा सकता है पोजेशंस। इसमें साधारण आसान भाषा में हम इसको आर्थिक शक्ति का नाम भी दे सकते हैं। जैसे भौतिक सामग्री, स्वामित्व, यानी कि आपके पास कितना, क्या आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कितने आपके पास पोजेशंस हैं और समाज में उन पोजेशंस के बाद में आपको कितना ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, कितना आपका प्रभाव है। तो प्राप्तियां या संपत्ति एक स्रोत तो है लेकिन ये एक निश्चित रूप से प्रभाव डालने वाला स्रोत नहीं है। बिना संपत्ति के भी ये एक है स्रोत, छोटा स्रोत है, एक मामूली स्रोत माना जा सकता है। तीसरे स्रोत में हम बात करें संगठन की। संगठन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है और कहावत है कि संगठन ही शक्ति है। यह आपने बचपन में कहावत सुनी होगी, संगठन में शक्ति है। यानी कि यदि कई इकाइयाँ मिलकर के काम करती हैं, वो लकड़ी का गट्ठर का एग्जाम्पल आपने बचपन में सुना होगा। अलग अलग लकड़ियाँ आप उनको आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन यदि उनको बांध करके एक गट्ठर में बांध दिया जाए, एक गट्ठर बना दिया जाए उन लकड़ियों का, तो उनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल या असंभव हो जाता है। तो यदि विभिन्न इकाइयाँ आपस में मिलकर के एक संघ बना लेती हैं, जितने भी हम ये ऑर्गेनाइजेशंस की बात, एसोसिएशंस की बात, संगठनों की बात देखते हैं, जैसे टीचर्स एसोसिएशन है, कर्मचारी का एसोसिएशन है, किसानों का संगठन है, लेबर संगठन है, तो ये सारे संगठन जो हैं ये प्रभाव इनका तभी रहता है जब इन संगठनों में शक्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में आधुनिक युग में जो भी मजदूर संघ, व्यापारिक संघ जो हैं वो और जितने भी प्रकार के एसोसिएशंस हैं उनको उन संगठनों को एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है शक्ति का। अगला बिंदु है इसका आकार। कई बार आकार यानी कि संगठन जितना बड़ा होगा उतना ही उसमें ज़्यादा महत्व उसको उतना ही दिया जाएगा। ये भी एक अपना स्रोत है। शक्ति के कुछ प्रयोग पर सीमाएं हैं, जैसे कि शक्ति का प्रयोग विभिन्न प्रकार की शास्त्रियों या साधनों के आधार पर किया जाता है। किसी भी संस्था पर शक्ति का प्रयोग और उसके जितने भी अनुयायी हैं उनके प्रयोग पर सीमाएं लगी होती हैं। शक्ति का प्रयोग किसी भी तरीके से बहुत फ्री होकर के स्वच्छंदता से नहीं किया जाता, उसके ऊपर अनेक प्रकार की सीमाएं, जैसे कि इतिहास, परंपराएं, सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता के तरीके, राजनीतिक विकास का प्रभाव, धर्म, नैतिकता, नैतिक मूल्य, ये सारे समूहों का दबाव, ये सारे जो सीमाएं हैं, ये सारे जो बिंदु हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एक तरीके से शक्ति के प्रयोग पर सीमा लगाने का यानी कि मर्यादाओं को निर्धारित करने का, निश्चित करने का काम करते हैं। शक्ति की सीमाएं जो हैं वो प्रयोगकर्ता के लक्ष्य, उसके उद्देश्य, क्षमताएं, उसके पारस्परिक संबंध, प्रतियोगिता, कार्य पद्धति और वातावरण संबंधी जो कारण हैं उनसे भी उत्पन्न होता है। राजनीति विज्ञान में ये शक्ति का अध्ययन करने का एक प्रमुख उद्देश्य यह जानना भी होता है कि शक्ति असल में है किसके हाथ में और उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। निरंकुश शक्ति को अच्छा नहीं माना जाता, उसके कारण कई तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूसरी शुरू हो जाती हैं।
जॉर्ज कैटलिन जो हैं वो राजनीति शास्त्र में पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शक्ति को केंद्र बिंदु बनाकर एक कॉन्सेप्ट के तौर पर इसका विकास किया, इसको पूरा डिस्क्राइब किया। जॉर्ज कैटलिन ने शक्ति को राजनीतिक जीवन का प्राथमिक तत्व माना। शक्ति का जो अध्ययन है वो पूर्ण रूप से यह स्पष्ट नहीं करता कि सरकार समाज को किस प्रकार से नियंत्रित करे या किस प्रकार से काम करे, बल्कि ये एक व्यापक समस्या ये है कि वो शक्ति जो है वो किस प्रकार से दूसरों के इच्छाओं को कैसे प्रभावित करती है। लासवेल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान मूल रूप से एक शक्ति प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक समाज के मूल्यों की स्थिति और बनावट में परिवर्तन का अध्ययन है। उन्होंने अपनी पुस्तक कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है इसमें स्पष्ट किया कि उच्च राजनीतिक वर्ग के पास जो शक्ति होती है उसका स्रोत क्या है। यह पुस्तक उन साधनों का वर्णन करती है। तो इस प्रकार से हमने शक्ति का अर्थ, शक्ति के स्रोत और शक्ति का प्रयोग उसकी सीमाओं के साथ में समझने का प्रयास किया। थैंक यू।